एजेंडा आज तक में हमारे साथ अब हैं मेहमान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और मुख्तार अब्बास नकवी से हम करेंगे सीधी बात। एक ऐसी सरकार जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके विरोधी उस पर आरोप लगाते हैं कि यह हिंदूवादी सरकार है और उसमें मुख्तार अब्बास नकवी आप मंत्रालय संभालते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स का। कितना मुश्किल काम है। देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प के साथ 130-35 करोड़ लोगों के सेहत की, सलामती की, सुरक्षा की और समृद्धि की के संकल्प के साथ, गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी मंत्रालय में जो हमारा सबसे पहले तो जो इस सरकार का संकल्प है समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, और समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ ये सरकार जो मोदी 2 जिसे कहते हैं आप, मोदी जी की दूसरे कार्यकाल को कहे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर देखें तो 2019 का चुनाव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। उसमें हमने लगभग 75 संकल्प लिए थे कि अगर हम दोबारा सरकार में आए, शासन में आए, तो हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। आप अभी हमारा 1 साल का आप लेखा जोखा देख रहे हैं। उस 1 साल के लेखे जोखे में, क्योंकि उस समय मैं संकल्प पत्र की कमेटी में था और उस पर चर्चा करता था, लेकिन मुझे भी लगता था कि ये इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। लेकिन उस 75 संकल्पों में से 43 संकल्प हमने इन 1 साल में ही पूरे किए हैं। और हम लोग कहते हैं ना, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे बहुत सी चीज़ें कर ली। अब ट्रिपल तलाक भी इसी संकल्प पत्र का हिस्सा था। 370 को ख़त्म करना जो है वो हमारा वर्षों से हमारा संकल्प रहा है, वो भी इसी का हिस्सा था। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसी संकल्प पत्र का हिस्सा था। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डिजिटाइजेशन हो और उस पर जो है वो स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्टल बने, हॉस्पिटल बने, वो भी संकल्प पत्र का हिस्सा था, जिसमें कि 100% हम फंडिंग मोदी जी की सरकार कर रही है। इस तरह के जो एजुकेशनल या हेल्थ रिलेटेड अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो। उसके अलावा जो और भी कई महत्वपूर्ण जो संकल्प हैं, उसमें मैंने आपको 43 बता दिया 75 में। उसमें जो है वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो किसान हैं उनको हम जो है वो 6,000 रुपया देंगे, वो देना शुरू कर दिया हमने। जल शक्ति को हम जो गंगा जी और यमुना या और भी जो स्थान है उसको जो है उसकी संरक्षण हो और उसकी जो है सफाई हो, उसके लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय का संकल्प लिया था। वो जल एक मंत्रालय बनाने का संकल्प लिया था, वो जल शक्ति मंत्रालय बन गया। उसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ गारंटी योजना है, जो संकल्प पत्र का हिस्सा था। आयुष्मान योजना भी चालू भी हो गई और लोग जो है उसमें हिस्सेदार, करोड़ों लोग उसमें लाभान्वित भी हो रहे हैं। सभी घरों में बिजली पहुंचे, 100% बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था, वो भी हमने गांव तक पहुंचा दिया। प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाता खुले। अभी जो है वो लगभग 37 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं। तो इसलिए ये जो सारे अभी बहुत लंबी श्रृंखला है, जो जिन संकल्पों को हमने जो है वो जो बातें आप बता रहे हैं, और ये सरकार 2024 तक के लिए। आपसे मेरी बातचीत शुरू होने के कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से रखी हैं। दूसरा, इनमें से ज्यादातर जो बड़े फैसले हैं उनसे जुड़े बड़े मंत्री, मुझे यकीन है आपको भी जानकारी है, आज एजेंडा आज तक का हिस्सा हैं, जिनसे उनके मंत्रालयों को लेकर हम सवाल पूछेंगे कि जो वादे आपने किए थे उनमें जो पूरे हुए उनकी स्थिति क्या है। आपके मंत्रालय को लेकर खास तौर पर, चाहे वो धारा 370 का मामला हो और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी वाले सवाल का मसला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो सीएए का कानून हो, आपके लिए, मंत्रालय के लिए बड़ा व्यस्त साल रहा। उसके बाद भी आरोप यह लगा कि यह सरकार अपने एजेंडा को लेकर चल रही है, इसमें सबका विश्वास मिसिंग है। नहीं, मैं आपको जो बता रहा था तो आपको शायद मैं समझा नहीं पाया। ये संकल्प पत्र है
कोई काम भी हमने चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया है। इसमें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसका भी संकल्प है हमारा। तो 370 का खात्मा हो, इसका भी संकल्प है। उसके अलावा जो है वो नागरिकता कानून का भी संकल्प है इसमें। ये तमाम 3 तलाक का भी संकल्प है। ये सारे संकल्प हमारे थे और उस संकल्प के आधार पर अभी तक तो कहा जाता था कि जो राजनीतिक पार्टियों के संकल्प पत्र या चुनाव घोषणा पत्र हैं वो तो फर्जी होते हैं, वो चुनाव खत्म और घोषणा पत्र जो है हजम। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोदी जी के शासनकाल में अगर आज जो है वो जो मोदी 2 सरकार है प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, उस जिस समय एनडीए उस समय जीती थी 336 सीटें थी और 28% वोट था। आज जो है वो 352 और 45% से ज़्यादा वोट मिलकर के दी। तो इन संकल्पों को हम 2024 तक पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। अब आपने कहा कि ये जो सवाल है, ये सवाल मुसलमानों के सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। अगर जो है वो 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं की जड़ थी, अगर उसका खात्मा होता है, उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की मुख्यधारा के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं। पार्लियामेंट अधूरा कोई भी बिल पास करती थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो सिविल बिल हो, चाहे वो क्रिमिनल कानून से जुड़ा हुआ हो, कोई भी बिल हो, या जो है वो किसानों के हितों से जुड़ा हुआ हो, मजदूरों के हितों से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं के हितों से जुड़ा हुआ हो, वो सारे जो है कानून एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लागू होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज जब हम कानून पास करते हैं तो पूरे देश का कानून होता है वो। आज जो है वो 2 झंडे नहीं दिखाई पड़ते वहां पे। आज एक ही तिरंगा जो है वो पूरे देश में फहरा रहा है। ये अगर मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, जैसा आपने खुद कहा अभी, मसला देश का है, मसला मुसलमानों का नहीं है, आप ही का स्टेटमेंट है अभी का, तो फिर हमारे देश के संदर्भ में दुनिया भर की मीडिया और आपके अपने देश के मीडिया का एक तबका इस्लामोफोबिया का जिक्र बार बार क्यों करता है? देखिए, एक बात जो हमारे यहाँ पे हमारे देश में कुछ एक तबका है जिसको कि बहुत दिनों से भारत फोबिया हो गया है, और ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है जो हर दिन भारत को गाली देना, हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की छवि को खराब करना। और अफसोस की बात है, इस देश में ही वो रहते हैं, इस देश में ही फल फूल रहे हैं, इस देश में ही जो है वो जितना भी पनप रहे हैं, लेकिन इस देश को बदनाम करने, इस देश की जो तस्वीर है उसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते वो। 2014 से लेकर आज तक उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं ये, और हर हिस्ट्री उनकी जो है वो देश के खिलाफ षड्यंत्रों और साजिशों से भरी हुई है। इसलिए जो है हमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई इस पर जो है किसी तरह का जो है वो अजूबा नहीं हमें लगता, क्योंकि अगर आप देखें तो देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यकीन और विश्वास। पहली बार आपने देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं कि सब्सिडी छोड़ दो, और करोड़ों की संख्या में लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। उसकी वजह से करोड़ों जो है वो महिलाओं को, करोड़ों गरीबों को जो है गैस सिलेंडर मिल जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, आह्वान करते हैं कि स्वच्छता का अभियान चलाओ। स्वच्छता का अभियान पूरे देश में एक मिशन बन जाता है, लोगों के लिए आंदोलन बन जाता है। गांव के गांव जो है वो खुले शौच से मुक्त हो जाते हैं। अभी जो देखिए आप, कोरोना काल में प्रधानमंत्री एक ऐलान करते हैं कि जनता कर्फ्यू होगा, दुनिया का अजूबा कर्फ्यू होगा जो जनता द्वारा कर्फ्यू लगाया गया हो। लोगों ने जो है उसको पूरे सम्मान के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस जनता कर्फ्यू का पालन किया। तो ये चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हजम नहीं हो रही है, जिनको ये लग रहा है कि ये देश जो है वो समावेशी विकास के रास्ते पे क्यों जा रहा है, ये देश जो है वो हर समाज के हर तबकों में के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए जो है ये सरकार काम क्यों कर रही है। सर, आप जिनको हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं, मोदी जी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में, विश्व के नेता के रूप में स्थापित है। ये उनको हजम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने शुरू किया कि अब और तो कुछ चलेगा नहीं। जिनको आप हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं नकवी जी, उनमें से कुछ को आपने संवैधानिक ओहदों पर बैठा रखा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने बाकायदे लिखा कि जलजला आएगा,
हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, अरब देशों को हमने कह दिया तो जलजला आ जाएगा यहां पर। उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अभी आपने क्या कार्रवाई की उन पर? सरकार ने कुछ कार्रवाई की? देखिए एक बात आपको, आप नहीं, हम देखिए, हमारे वो दिल्ली सरकार के अपॉइंटी हैं। हमारे अगर सरकार में होते और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत होते तो 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ के निकाल भी देते और अभी जेल के शिक्षों में भी होते। सर, दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी तक तो भर्ती में आप लोगों से पूछ के होता है उसने क्या किया पहली चीज, और जिस पर आपको आपत्ति होती है उसको आप रोक ही लेते हैं ना? नहीं, कोई नहीं, दिल्ली सरकार, इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक प्रश्रय मिला। केंद्र की सरकार ने कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी, कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने के संकेत, कोई बातचीत, कुछ नहीं किया, क्यों? जी मैंने अब ये बात मीडिया में बता के नहीं होती, जो बात करनी थी की गई थी। आज बता दीजिए सर, अगर आपने चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार को और कहा कि इन पर कार्रवाई कीजिए या आप इनको हटाइए या इनको हटाने का ये जरूरत नहीं कीजिए। हमने सरकारों के बीच में बातें होती हैं। जहां तक हमने आपको स्पष्ट कहा कि अगर हमारे अंतर्गत होते तो निश्चित तौर से हम 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ करके उस पद से हटाते भी और फौरन कार्रवाई के लिए भी हम करते। सर, पिछले 10 मिनट से आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी मजबूत सरकार है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की सरकार के आगे घुटने टेक रखे। मुझे लगता है कि आप जो है या तो तय करके आए कि समझना नहीं है आप। नहीं सर, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझने को तैयार हूं। वाला काम कर रहे हैं। देखिए हम, हाँ, सुन लीजिए ना। अब मैं बहुत, जिस स्कूल में आप अभी जो है वो शिक्षा ले रहे हैं, मैं वहां का हेडमास्टर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो हेडमास्टर जी की तरह बता तो दीजिए, कम से कम कोशिश मत करिए, हमें भी समझा लीजिए सर। पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए, ये देश जो है, इस देश में फेडरल सिस्टम है। ये देश जो है वो संघीय ढांचे से चलता है, ये आप भी जानते हैं। और संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र को जहां एडवाइजरी देनी होती है वो एडवाइजरी देती ही है, और उस एडवाइजरी को जो है वो पब्लिक करना है कि नहीं करना है, वो उस एडवाइजरी के जो सीरियसनेस पर आधारित होता है। तो क्या आपकी एडवाइजरी को राज्य की सरकार ने दिल्ली की माना नहीं, या आपको भी लगा ठीक है जुलाई इत्यादि में इनका कार्यकाल खत्म होने के संकेत जो हैं वो तब तक इनको निपटने दिया जाए, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा तब तक? भैया मैंने आपसे एक बात आपसे कही, क्या मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं? क्या आप दिल्ली के जो है वो मंत्रियों को हटा सकते हैं क्या, केंद्र सरकार? या जिनको वो अपॉइंट करने का जिनको अधिकार है वो हटाया जा सकता है? तो इसलिए इतनी छोटी सी बात आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही है? चलिए मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं इसके बारे में बताने से। कोरोना पर आपने तबलीगी जमात का जो विषय उठा उसकी आलोचना की, है हम। आपने उसकी तीखी आलोचना की, और उसके बाद आप अपने ही तबके के बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी जुबान पर भले ही अल्लाह हो, लेकिन आप बात बजरंग दल की तरह करते हैं। क्या वाकई ऐसा? ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग नहीं हैं, वो इसमें 1-2 स्पॉन्सर्ड तबलीगी लोग हैं जो ये सब लिखते रहते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एक्सपोज लोग हैं। उन्होंने जो है वो बहुत कुछ लोगों के लिए लिखा है, उसमें हो सकता है आपके भी लिए लिखा हो। तो इसलिए ये एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रायोजित कार्यक्रम। लेकिन जहाँ तक सवाल है तबलीगी वाला, ये बात मैं आपसे फिर कहूँगा और बहुत ही मजबूती से कहूँगा कि तबलीगियों का जो गुनाह है वो तबलीगियों का गुनाह इस देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुनाह न था, न है, न रहेगा। हाँ, तबलीगियों ने जो गुनाह किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है, और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि तबलीगियों के इस क्रिमिनल एक्ट की वजह से आज जो है वो कोरोना का जो कहर है वो बहुत बुरी तरह से फैला। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदुस्तान में, दिल्ली में 5,000, 6,000, 7,000 देशी और विदेशी थे, लेकिन वो पूरे देश में घूमे। उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, झारखंड चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तमिलनाडु चले गए, केरला चले गए, कर्नाटका चले गए। पूरी जगह कोरोना कैरियर के तौर से वो घूमे और उन्होंने एक पूरी तरह से उसको स्प्रेड किया। और जिन लोगों ने आपने नाम बताया ना, तबलीगी जो अभी लिखा है, उसी ने लिखा कि ये कोरोना कैरियर नहीं है बल्कि कोरोना वॉरियर्स है। उसी जिसका नाम आप जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसी जो है वो
तबलीगी प्रायोजित पत्रकार ने यह भी लिखा था कि वो कोरोना कैरियर्स नहीं है, वो तो कोरोना वॉरियर्स हैं, प्लाज्मा बांट रहे हैं। अरे भैया, किसने प्लाज्मा मांगा? 4 आदमी का फोटो खड़ा कर दिया। ये तो वही हो गया, प्रियंका गांधी जी ने जैसे 100 बसें खड़ी करके और फोटो खिंचवा लिया और कहा कि हम तो बस देना चाहते थे, योगी जी ले नहीं रहे थे, बाद में योगी जी को जो है वो बिल भेज दिया। तो इसी तरह से यहाँ भी था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट था और उस पर कानून अपना काम कर रहा है और उसमें जो चीज़ें उभर के आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली हैं। आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, चार्जशीट फाइल हुई हैं, एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन एक मान्यता जो बन रही है देश में वो ये है कि मौलाना साद पर कार्रवाई को लेकर सरकार के भीतर ही अलग अलग डायरेक्शन में हैं चीजें। क्या वाकई ऐसा है कि मौलाना साद के कद को देखते हुए या तबलीगी जमात का जो पूरा तबका है उसकी ताकत को देखते हुए सरकार उन पर हाथ डालने से रुक रही है, बच रही है? देखिए, ये सरकार जो है इकबाल की सरकार है, ईमान की सरकार है और इंसाफ की सरकार है। पहली बात, एक बात समझ लीजिए, डायरेक्शन यहाँ पर एक ही है और वो डायरेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं और उस मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके तय करके देते हैं। इसलिए जो है वो पिछली बातों को आप भूल जाइए। आज जो है अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, आज जो है वो एक सरकार का जो है इकबाल है, तो वो जो है वो पिछले जो सरकारों में कि अलग अलग डायरेक्शन चलते थे, या यहाँ पे वो कोई डायरेक्शन नहीं चलता है। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन चलता है, गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों की रक्षा और सुरक्षा। देश के हित में जो भी फैसले हैं उस फैसले को मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ लागू करना है। यही एक डायरेक्शन है। लेकिन जब आप ये कहते हैं हमारा मकसद कुल मिलाकर गांव, गरीब, जरूरतमंद, बेरोजगार, मेहनतकश ये सब लोग हैं, तो फिर आपके हर फैसले में आप 3 तलाक की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप 370 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप नागरिकता कानून लाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। और तो और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तब भी हिंदू मुसलमान हो जाता है। क्यों? देखिए, हम एक बात आपको जो हमने शुरू में कहा कि 370 अगर हटता है तो क्या वहाँ पर जो है वो सिर्फ मुसलमान रहते हैं क्या? जम्मू कश्मीर में वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ बौद्ध भी रहते हैं, वहाँ और भी समाज के लोग रहते हैं। क्या अगर नागरिकता कानून हुआ तो नागरिकता कानून से यहाँ हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नागरिकता जा रही थी क्या? या 3 तलाक ख़त्म किया गया, 3 तलाक की जो कुप्रथा है उसको ख़त्म किया गया, तो उससे किसी को क्या आपत्ति या क्या नुकसान हो सकता है? इसलिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस पर किसी के पास तर्क नहीं है और इसीलिए जो है वो कहा जा सकता है कि तर्कों की कंगाली लोगों को कुतर्कों का मवाली बना चुकी है। और जो लोग तर्कों की कंगाली से जूझ रहे हैं वो कुतर्कों के मवाली की तरह इस तरह की हरकतें करते हैं। और अगर उनकी हरकतों को आप देखें तो उनके पास किसी भी तथ्य और तर्क कोई भी नहीं है। पार्लियामेंट में आपने डिबेट किया, 370 पे आपने क्या कहा, नागरिकता कानून पे आपने क्या कहा, मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के तौर से तक कभी इन्होंने जो है उसकी मुखालफत नहीं की। बाद में जो है वो कुछ अपना इसमें कि साहब हम ये चाहते हैं अमेंडमेंट हो जाए, ये अमेंडमेंट हो जाए। जो नागरिकता कानून है वो जो है वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में गया, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में सारी पार्टियां थीं, सारी पार्टियों ने जो सुझाव दिए उसके आधार पर नागरिकता कानून पास हो गया। अब उसमें जो है जब उन्हें लगा तो उनको लगा कि इसमें तो कुछ दम है नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि जब इसके अलावा जो है वो एनआरसी आ जाएगा इसके बाद। अरे भैया, जब आ जाएगा तब उसके बाद चर्चा करना। अभी तुमने जो है जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, ना पार्लियामेंट में हुई है, उस पर आप जो है कहते हो जो आ जाएगा वो तुमको खा जाएगा। तो ये सारा जो सारा भय का माहौल था, ये भय का माहौल कुछ एक सीमित लोगों ने एक मन बना के रखा हुआ था कि हमें निगेटिविटी करनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में कहा कि सब असहिष्णुता हो गई है, फिर जिन्होंने कहा कि हम अवार्ड वापसी करेंगे, फिर जुलूस और धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए, फिर उसके बाद शाहीन बाग तक पहुंच गए, शाहीन बाग के बाद दंगे तक करा दिए। तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग की देश की छवि को कैसे धूमिल करो, धूल धूसरित करो, इसकी कोशिश है। लेकिन ये देश बहुत महान देश है। इस देश के जो 135 करोड़ लोग हैं, उनका जो संस्कार है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका संकल्प है, वो सहिष्णुता का है।
उनका संकल्प सौहार्द का है, न कभी वो बिखरा है न बिगड़ेगा, और इस तरह की हरकत करने वाले हमेशा नाकाम भी होंगे और परास्त भी होंगे। दिल्ली दंगे की जांच आपको लगता है एक तरफा हो रही है? बहुत आरोप लग रहा है इसका। देखिए एक बात, अब क्योंकि जो चीज़ जांच हो रही हो, कुछ सब्सिडियरीज भी है उसमें, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं आपको इशारों में कि दिल्ली के दंगों के जो दबंग हैं उन तक कानून का हाथ ज़रूर पहुंचेगा, और कानून के दायरे में ऐसी सज़ा मिलेगी कि आगे इस तरह की हरकत करने में उनकी रूह भी कांप जाए। सपने में भी अगर वो सोचेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वीडियो चले, ये इस तरह के वायरल किए गए मैसेज कि मोदी जी को बहुत गुरूर है कि उनके कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में जो है मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, भिवंडी हुआ, भागलपुर हुआ, क्या क्या हुआ, 5000 से ज़्यादा बड़े दंगों का इतिहास था। मोदी जी को बड़ा गुरूर है कि केंद्र में जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद अमन है, शांति है, चैन है, तो उस गुरूर को तोड़ना है। ये आपने भी देखा होगा ये वीडियो, और ये वायरल किया गया, और किस करने वाले लोगों तक पहुंचेगा सब कुछ। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि कानून बहुत मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है, और इस दंगों के जो दबंग है, इस दंगों की जो साजिशी सिंडिकेट है, वो बचेगा नहीं। लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, और पुलिस की जांच ने जिस पूर्व पार्षद को नामजद किया है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। तो सही मायने में आपका आरोप किस पर है? कौन था दिल्ली दंगे की साजिश? होने दीजिए, देखिए जांच पूरी होने दीजिए। जो भी होगा, कहीं का भी होगा, कैसा भी होगा, कहां छोटा होगा बड़ा होगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के लोगों को तो बचाने जा रहे हैं। नहीं दी जा सकती उन कि पर भी आरोप लगे लाशों पर देने के उस समय किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि बेगुनाहों की लाशों पर अपने जश्न बनाने का जो है वो माहौल बनाए। किसी को इजाजत, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो इंसान नहीं मरता, इंसानियत भी मरती है, लहूलुहान होती है। और ये जिन लोगों ने ये हरकत की है उन तक जब जो उनकी तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी आ रही है, वो बहुत चौंकाने वाली है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि जब तक इस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा आप उस मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को मुसलमानों का मंत्रालय की बजाय सही मायने में अल्पसंख्यकों का मंत्रालय की पहचान दिला पाएगा? बिल्कुल। देखिए, हमने ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज है। वैसे तो ये मंत्रालय हमें विरासत में मिला है। 2006 में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ये मंत्रालय बना था, और उसको जो है वो 1 साल तक तो दफ्तर ढूंढते रहे, दफ्तर किसी तरह से मिला। उस वक्त जो है वो उन्होंने जो है वो शुरुआती दौर में शायद 2000 करोड़ या कुछ 200 करोड़ या कुछ इस तरह का बजट करा। आज जो है वो मोदी जी के शासनकाल में 5000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। एक तो ये, दूसरी ये कि आज जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उसमें जैन भी है, पारसी भी हैं, बौद्ध भी है, सिख भी हैं, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भाई भी हैं। जितने भी, चाहे वो स्कॉलरशिप दी गई हो, सबको बराबर से उसका लाभ हुआ है। उसमें सिख भाइयों को भी हुआ है, क्रिश्चियन भाइयों, अगर हमने 4.25 करोड़ पिछले 5 सालों में स्कॉलरशिप दी है तो बराबर से जो जनसंख्या है उसके हिसाब से ज़्यादा ही उनको मिला है, जो समाज के और लोग भी है। उसके साथ ही साथ अगर आप केंद्र सरकार में नौकरियों का देखें तो केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी, उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस हैं, उनकी भागीदारी जो है वो लगभग 4-4.5% थी, आज 10% हो गई। यानी बराबर से अल्पसंख्यक समाज को प्रगति की हिस्सेदारी, भागीदारी मिली है, और वो बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने हैं। अल्पसंख्यकों में जिस तरह के हुनर के उस्ताद होते हैं, दस्तकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, कारीगर होते हैं, वो बौद्ध समाज में आप देखेंगे, मुस्लिम समाज में भी आप देखेंगे, और भी जो समाज के लोग हैं हर जगह के होते हैं, पारसी समाज में है, हर जगह पर वो उनकी लुप्त हो गई थी वो कला। उस कला को मौका मार्केट मिल सके, उसके लिए हुनर हाट का आयोजन किया गया। पिछले जो है वो 4 सालों में 5 लाख से ज्यादा इस तरह के हुनर के उस्तादों को रोजगार के मौके दिए गए। अब जब आप सारे अल्पसंख्यकों का पूरा डेटा देखते हैं,
किसको क्या दे रही है सरकार, किसके लिए क्या कर रही है और किसके लिए क्या किया गया अभी तक, आपको लगता है वाकई आपके पहलों की सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया? जी देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम अफेयर्स नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम अफेयर बना रखा था। तो वो एक समस्या जो आपका सवाल है वो जायज़ है, इसलिए उस सवाल पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स का मतलब ये है कि जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं और हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के संकल्प के साथ हम कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर जो है वो मकान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान दिए, जैसे मेरे पास जो डाटा है उसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मकान लगभग जो है वो 2 करोड़ गरीबों को मकान दिए गए, उसमें 31% जो है वो अल्पसंख्यक हैं। उसमें अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं और भी जो अल्पसंख्यक है। उसी तरह से 6 लाख गाँवों को, जो पूरे गाँव हैं उनको पूरा किया गया, बिजली पहुँचाई गई। उसमें जो है वो 39%, हाँ यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादातर वो गाँव है जो मुस्लिम बाहुल थे, जहाँ पे कि पिछली सरकारों ने अंधेरे में उनको रखा हुआ था। इनमें जो है वो 39% जो है वो बिजली जो पहुंची है वो ऐसे गांव में पहुंची है। उसके अलावा 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। आपको जानने मालूम होगा कि बहुत गरीब अल्पसंख्यकों में एक ऐसे किसान है जो बहुत गरीब है, जो धनाढ्य वाले नहीं है, उनको भी जो है वो 30% से ज्यादा इसका लाभ हुआ है। 3 करोड़ महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ हुआ, गरीबी है उनके यहाँ, गुर्बत है, और गुर्बत में उनको हर जगह पे, हर स्तर पे उनको फायदा हो और उसका लाभ मिले, बिना भेदभाव के मिले। डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण और बिना भेदभाव के विकास, इस संकल्प के साथ मोदी जी ने काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, मोदी 2 कार्यकाल की, उस वक्त उन्होंने जब सेंट्रल हॉल में जो है वो संविधान के सामने सर झुका करके, मत्था टेक करके कहा था कि जिसने हमें वोट दिया वो भी मेरा है, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी मेरा है। हमें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में खुशी, उनकी जिंदगी में खुशहाली देखना है, और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के रास्ते पे चलना है। और उस रास्ते पे आज सरकार चल रही है, और इस बात का एहसास तमाम लोगों को। इसलिए कभी भी आपने जो है वो, जो भी किसी भी पार्टी के हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने ये नहीं आपसे कहा होगा कि साहब ये शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, रोजगार में भेदभाव हो रहा है, या जो है वो किसी तरह से और किसी क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। कोई नहीं सवाल करता। ठीक, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई जुलूस निकाल रहा हो कि साहब रोजगार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोई जुलूस निकाल रहा हो कि शिक्षा के क्षेत्र में। भैया 73% ड्रॉप आउट रेट था अल्पसंख्यकों का जब मोदी जी आए हैं। आज जो है वो 32% रह गया, जिसे 4 सालों में 0% करेंगे। ठीक, तो ये जो एक संकल्प है, इस संकल्प के साथ ये सरकार काम कर रही है, समावेशी विकास के संकल्प के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।